साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 20 महत्वपूर्ण विविध प्रश्न है, ठीक है ना। और इस 20 महत्वपूर्ण विविध प्रश्नों का हम लोग फुल एनालिसिस करेंगे, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, ठीक है ना। और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है, कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन के प्रारंभकर्ता निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन ए कर रहा है बसवन्ना, बी शंकराचार्य, सी बल्लभाचार्य, डी रामानुज। तो देखिए, कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन के जो प्रारंभकर्ता थे वो आपको बसवन्ना थे, या इसी को हम लोग वासव के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो वीरशैव आंदोलन है, ठीक है ना, इसके जो प्रारंभकर्ता थे वासव और उनके भतीजा चन्ना वासव भी थे। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये जो वीरशैव आंदोलन है कर्नाटक में कब शुरू हुआ था। तो यह आपको 12वीं सदी में शुरू हुआ था, ठीक है ना। और इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। बी नंबर ऑप्शन है शंकराचार्य। तो देखिए, शंकराचार्य जो थे वो आपको अद्वैतवाद मत के प्रतिपादक थे। बल्लभाचार्य जो थे वो आपको शुद्ध अद्वैतवाद मत के प्रतिपादक थे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि बल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर। यह मिट्टी उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र लीचिंग का परिणाम है। मिट्टी को पहचाने। एक खड़ा है रेगुर मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लेटेराइट मिट्टी, डी काली मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए में है रेगुर मिट्टी। तो देखिए, ये जो काली मिट्टी है इसी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और यह कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। फिर है आपको ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए, जल के द्वारा प्रवाहित कर लाई गई मृदा को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो जलोढ़ मिट्टी है यह आपको 2 प्रकार के होते हैं आयु के आधार पर। एक होता है आपको यानी कि खादर, और एक जो होता है बांगर। तो देखिए, खादर कहने का मतलब हुआ कि जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और जो आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं। तो बांगर की अपेक्षा में खादर जो होता है वो आपको ज़्यादा अधिक उपजाऊ होते हैं। और यह मिट्टी जो है खासकर वो आपको गंगा के जो मैदान है वहाँ पर आपको अधिक देखने को मिलते हैं। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। 3 में निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के अधिनियम की विशेषता नहीं है। तो देखिए, 1919 के अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको जान लेना है, ठीक है ना। तो देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसने मुस्लिमों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की, ठीक है ना। तो यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है, क्यों, ठीक है ना। क्योंकि मुस्लिमों को क्या हुआ था कि सबसे पहले पृथक निर्वाचन का जो अधिकार मिला था वो आपको 1909 के अधिनियम के द्वारा ही मिला था, अर्थात मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा मिला था। 2 में कह रहा है कि इसने प्रांतीय मुद्दों को 2 भागों में विभाजित किया, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। तो यह कथन जो है वो आपको गलत है, क्योंकि हस्तांतरित और आरक्षित विषय जो थे, ठीक है ना, वो आपको 1919 के अधिनियम के तहत लाया गया था। सी कह रहा है कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। यह कथन बिल्कुल सत्य है। 4 इसने वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद को भारतीयों का सहयोग प्रदान किया। तो यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना, कि इसने प्रांतीय मुद्दों को 2 भागों में विभाजित किया, हस्तांतरित और आरक्षित, ठीक है। चलिए 4 में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग शॉर्ट में इसरो के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, ए में है नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी बेंगलुरु। तो इसरो का जो मुख्यालय है वो आपको बेंगलुरु में है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर इसरो का गठन कब हुआ था। तो इसरो का गठन जो था वो आपको 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसरो जो है वो हमारे भारत की क्या है कि एक स्पेस एजेंसी, यानी कि भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े हुए कार्यों को देखने वाली जो सबसे प्रमुख संस्था है वो आपको इसरो है। तो 4 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इसरो के जो अभी प्रमुख है वो आपको एस किरण कुमार है। चलिए 5 में, एशेज टेस्ट सीरीज किन 2 पक्षों के बीच खेला जाता है। तो देखिए, एशेज टेस्ट सीरीज जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाता है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। और यह क्रिकेट से संबंधित है। 6 में, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के भीतर बनी स्वराज पार्टी के मुख्य वास्तुकार थे। तो देखिए, कांग्रेस के भीतर बनी स्वराज्य पार्टी के जो मुख्य वास्तुकार थे वो आपको चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा आपसे कि बताइए कि ये जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो इलाहाबाद में हुई थी। इन चीज़ों को याद रखना है। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, स्वराज पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपको चित्तरंजन दास थे। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास। चलिए 7 में, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है
सहोपकारिता, बी में है स्पर्धी, सी में है अंतरजातीय परजीविता और डी है सहभोजिता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सहभोजिता हो जाएगा। चलिए 8 में, निम्नलिखित में से किस शासक को बौद्ध ग्रंथों द्वारा प्रियदर्शी कहा गया है? तो वो आपको अशोक को कहा गया। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अशोक जो था वो आपको मौर्य वंश का तीसरा शासक था। ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, तो बिंदुसार का भी जो संबंध था वो आपको मौर्य वंश से था और ये जो बिंदुसार थे वो आपको अशोक के पिता थे और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो इन चीज़ों को याद रखना है। अजातशत्रु, इसका संबंध जो है वो आपको हर्यक वंश से है। बिंबिसार का भी जो संबंध है वो आपको हर्यक वंश से है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो बिंबिसार है, ठीक है ना, इसने किस वंश की स्थापना की थी? तो हर्यक वंश की। हर्यक वंश की जो राजधानी थी वो आपको गिरिव्रज और राजगिरी थी। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 9 में, आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2019 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसने जीता था? तो केन विलियमसन, बेन स्टोक्स, रोहित शर्मा, साकिब अल हसन, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको केन विलियमसन, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2019 के विजेता टीम कौन है? तो वह आपको इंग्लैंड है। कौन है? इंग्लैंड है। और इसके जो उप विजेता था वो आपको न्यूजीलैंड था। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है ना। केन विलियमसन जो हो गया वो आपको न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हो गए। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के ऑलराउंडर हुए। रोहित शर्मा भारतीय बल्लेबाज हुए। साकिब अल हसन जो है वो आपको बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 10 में, किस भारतीय लेखक ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान को कलमबद्ध किया है? ए करा ईश्वरचंद विद्यासागर, बी में बंकिम चंद्र चटर्जी, सी में विभूति भूषण चट्टोपाध्याय, डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए भारत के जो राष्ट्रगान है जनगण मन, ठीक है ना, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलमबद्ध किया था, ठीक है ना। मतलब कि भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को, ठीक है ना। और बांग्लादेश के जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, उसको भी जो क्या है कि आपको कलमबद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो आपको रविन्द्रनाथ ठाकुर को जाता है, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जाता है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि भारत के जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उसके गायन की अवधि क्या है? तो वो आपको 52 सेकंड है, जबकि अल्प गायन की जो अवधि है वो आपको 20 सेकंड है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 10 नंबर प्रश्न आपका कर रहा है कि किस भारतीय लेखक ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान को कलमबद्ध किया है? तो वह आपको रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। चलिए 11 में, अशोक द्वारा अपने धर्म और विचारों के बारे में प्रचार करने के लिए नियुक्त किए गए सरकारी अधिकारियों को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो वह आपको धम्म महामात्र, यानी कि 11 का जो ऑप्शन है डी वो आपको बिल्कुल क्या है? सत्य है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे कर लिया जाएगा कि अशोक ने किस युद्ध के बाद क्या किया था कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है ना। क्योंकि कलिंग का जो युद्ध था उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नरसंहार हुआ था। 1 लाख लोग जो थे वो मारे गए थे। 1.5 लाख से अधिक लोगों को बंदी बना लिया गया था। तो इस कठोर दृश्य को देखकर अशोक का जो हृदय था वो आपको परिवर्तित हो गया और उसने निश्चय किया कि अब भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति को अपनाने का। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। और यहाँ तक कि उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेज दिया था। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, धम्म महामात्र। चलिए 12 में, मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह आपको द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो देखिए अर्थव्यवस्था को संरचना के आधार पर क्या किया गया है कि 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है आपको प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि कृषि से संबंधित कार्य आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग धंधे से संबंधित कार्य आते हैं और तृतीय क्षेत्र में सेवा से संबंधित कार्य आते हैं। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 13 में क्या करा है कि भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1956 से 1961 थी। फिर है 1951 से 56, ए नंबर ऑप्शन। तो यह आपको पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 61 से 66 यह आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 1969 से 1974 यह आपको चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो भारत में ये जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है ना, इसको जो है अन्य देशों में आर्थिक नियोजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इस आर्थिक नियोजन की जो शुरुआत हुई थी हमारे भारत में 1951 में हुई थी, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। 14 में, निम्न में से कौन सा चोल शासक गंगे विजेता के रूप में प्रसिद्ध था? तो यह आपको राजेंद्र चोल था। कौन था? राजेंद्र चोल था, ठीक है ना। और राजेंद्र चोल जो था राजराज प्रथम का क्या था? पुत्र था। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो इसी ने क्या किया था कि संपूर्ण श्रीलंका को क्या कर लिया था? जीत लिया था। फिर यहाँ से एक प्रश्न आती है कि बताइए कि सबसे पहले मतलब कि प्राचीन काल में किस राजवंश ने नौसेना रखा था? तो वो आपको चोल शासकों ने रखा था। तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, राजेंद्र चोल। चलिए 15 में,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? तो यह आपको 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था, ठीक है ना। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो आपको रास बिहारी बोस ने किया था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस जो था आपको मुस्लिम लीग क्या कहते हैं, गरम दल और नरम दल में क्या हो गया था, बट गया हुआ था। और फिर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों जो था वो आपको एक हो गया था, नरम दल और गरम दल। तो इन चीज़ों को याद रखना है। तो वहीं 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? तो यह आपको 1907 में हुआ था। 16 में देखिए 16 नंबर प्रश्न, वर्ष 1829 में किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए समाप्त कर दिया था? तो ये आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है ना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। और सती प्रथा को समाप्त करने में यानी कि जिन भारतीय व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान था वो थे आपको राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। 17, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको उत्तराखंड में, कहाँ है? उत्तराखंड में। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि दर्रा किसे कहते हैं? तो देखिए, दो पर्वतीय स्थानों को जोड़ने वाले जो पतली संकरी पट्टी होती है उसकी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं, या इंग्लिश में इसी को रेंज कहा जाता है। तो ये जो लिपुलेख दर्रा है ये आपको उत्तराखंड में है। चलिए 18 में, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या होता है कि यारलुंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर बांग्लादेश में तिब्बत नदी प्रवेश करती है तो इसको क्या कहते हैं कि बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो इसको हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। वहीं आपको क्या होता है कि जब मतलब कि गंगा और क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। तो वहीं आपका 18 नंबर प्रश्न करा है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वह आपको यारलुंग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको प्रवेश करते समय दिहांग के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जानते हैं। तो 18 का सही आंसर ए हो जाएगा। 19 में, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो वह आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो उस समय जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी वो 10 थी, लेकिन अभी फिलहाल मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो आपको 11 है। तो फिर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो यह आपको रूस से लिया गया है, ठीक है ना। और मौलिक कर्तव्य की चर्चा संविधान के भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। फिर है 44वां संविधान संशोधन जो कि आपको 1978 में हुआ था। 36वां संविधान संशोधन यह आपको 1975 में हुआ था, क्योंकि 36वां संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या था कि आपको सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 26वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था, और इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि राजाओं को मिलने वाले जो विशेष अधिकार था, प्रीवी पर्स व्यवस्था, उसको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है, और जहाँ भी डाउट होगी आप लोग पूछेंगे। चलिए 20 में क्या कह रहा है कि ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ये कह रहा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंटरचेंज। बी में अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके रेलवे के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ASCII का पूर्ण रूप क्या होगा, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आप लोगों को क्या करना है कि इन सारे चीज़ों को वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना है, और जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।